hello students. So this is part 3 of solution, and we have already completed 2 parts where we study about solution, homogeneous, heterogeneous, concentration of solution. So in this we are going to study about the solubility. So solubility को हम कैसे डिफाइन करेंगे? solubility क्या है? अगर हम जनरल टर्म में बोले तो solubility है कि एक सॉल्वेंट है, उसमें जो सॉल्यूट है वो कितना डिसॉल्व हो चुका है, कितना सॉल्युबल हो चुका है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है. ओके, सो वो चीज़ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उनका टेम्परेचर कैसा है, उनका प्रेशर कैसा है. ये तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम फर्स्ट बात करें तो हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा वो हमारा सॉलिड होगा और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा लिक्विड होगा. दैट्स व्हाई वी सेड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. इन लिक्विड कर रहे हैं तो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा. तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. फर्स्ट टर्म इज डिसोल्यूशन. ओके, व्हाट इज डिसोल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. लाइक अगर हमने 100 ml सॉल्वेंट लिया है, ओके, और जब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड करा है तो चाहे बहुत माइनर सी कंसेंट्रेशन चेंज हो, बट सॉल्यूट डालने पे उनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सॉल्यूशन की. तो जो प्योर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन होगी, जब हम उसमें सॉल्यूट डालेंगे तो उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. लिटिल बिट भी इंक्रीज होगी बट होगी. इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन. ओके, सेकेंड टर्म हमारी आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मल सा हम लेते हैं कि जब हम वाटर लेते हैं, ठीक है, हमने एक कप में वाटर ले लिया है और अब हम उसमें शुगर ऐड करा रहे हैं. हमें पता है कि शुगर इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि नो मोर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. अब एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी शुगर अब लिक्विड में डिसॉल्व होगी नहीं, मतलब बंद हो जाएगी. अब क्या होगा, जो भी हम शुगर ऊपर से डाल रहे हैं वो नीचे प्रेसिपिटेट होती रहेगी, वो एक सॉल्यूशन नहीं बनाएगी. ठीक है, वो पार्ट, वो टाइम या वो सॉल्यूशन हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है. कि गिवन टेम्परेचर, अभी हम टेम्परेचर कोई चेंज नहीं करेंगे, हमने जो टेम्परेचर लिया है टेम्परेचर वही रहना है. ओके, हमने जो सॉल्वेंट लिया है उसमें हम सॉल्यूट ऐड करा रहे जा रहे हैं. एक जब ऐसा टाइम आएगा कि अब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा. ओके, सो ये हमारी 2 डेफिनेशंस हुई हैं. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सेम टेम्परेचर. सिमिलरली हमने इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं करा है. एक सेम टेम्परेचर में जब मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. जब हमने एक वो लिया है, ग्लास लिया है, उसमें हमने वाटर ऐड कराया है, उसमें शुगर ऐड करी तो शुगर डिसॉल्व हो रही है. दैट टाइम द सॉल्यूशन इज नॉन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और व्हेन नो मोर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, तो जब वो डिसॉल्व हो रही है तब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, और जब वो डिसॉल्व होनी बंद हो गई है तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पे छोटा सा एक टॉप नोट करके लिखा हुआ है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. बिफोर स्टडी अबाउट पोलर सॉलिड एंड पोलर सॉल्वेंट वी शुड नो व्हाट इज पोलर, ओके, एंड व्हाट इज नॉन पोलर. सो व्हाट इज पोलर? लाइक HCl. ओके, व्हेन एनी मॉलिक्यूल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. जो हमारा हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, मीन्स वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है. तो जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स जब ये शेयरिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड में जब ये शेयरिंग करेंगे, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्लाइटली अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा जो उसने शेयर कर रखा है वो स्लाइटली अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. तो ये कैसे दिखेगा हमें? HCl, और ये इस तरह से दिखेगा, मतलब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली क्लोरीन की तरफ दिखेंगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन की तरफ से शिफ्ट हो चुके हैं तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव साइन एंड क्लोरीन विल गेट पार्शियल नेगेटिव साइन. दिस थिंग इज नॉन एज पोलर मॉलिक्यूल. ओके, एंड इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लाइक वी टेक H2, H and H, there is no electronegativity difference, so there is no partial sign, so that molecule is known as non-polar. Okay, अब हमने इसमें लिखा है कि पोलर सॉल्यूट जो है सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं. जैसे हमने ले लिया NaCl, नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है. ओके, सो NaCl हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर सॉल्यूट इन पोलर, सॉरी, NaCl हमारा हो गया पोलर सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट मीन्स H2O. H2 इज ऑल्सो ब्रेक इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ओके, सो ये
पोलर सॉल्यूट सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट नैप्थलीन बॉल आपने देखी होगी, नैप्थलीन होता है, नैप्थलीन हम बेंजीन में ऐड कराएंगे, दोनों हमारे नॉन पोलर हैं, क्योंकि नैप्थलीन में भी कार्बन 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 है और बेंजीन में भी कार्बन 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 है। ओके, सो देर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स दे आर नॉन पोलर। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि कभी भी पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में। इसको और आपको ये चेक करना है कि कौन पोलर है नॉन पोलर है, तो मॉलिक्यूल्स जो है डिफरेंट होने चाहिए पोलर में, मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। बट नॉन पोलर में जो बॉन्डिंग हो रही है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, कार्बन कार्बन और इसमें क्या है NaCl, दोनों अलग अलग एटम है और इसमें कार्बन 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 से अटैच हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नहीं है, तो नॉन पोलर हो गए। ओके, नेक्स्ट अब हमारा बात आता है, जैसे अब हमें पता लग गया हमने तीन चीज़ पढ़ी थी हमने उसमें कि सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमें पता चल गया अगर ये दोनों होंगे तो सॉल्युबल होंगे, ये दोनों होंगे तो सॉल्युबल होंगे, बट अगर पोलर में नॉन पोलर ऐड कराते तो इनसॉल्युबल होंगे। तो हमें पता लग गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा वो डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, हम पढ़ रहे थे कि हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैंने वाटर में शुगर क्यूब्स ऐड कर दिए हैं, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो यू नो दैट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, अगर हम सिर्फ एक ग्लास में शुगर मिक्स कर रहे हैं और जब हम उसे हीट देके शुगर मिक्स कर रहे हैं तो हीट वाली जो शुगर मिक्स हो रही है वो जल्दी होगी, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। ओके, सो मीन्स इससे हमें पता चला है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंक्रीज होती है, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। So there is no effect of pressure in solubility because solid and liquid is highly incompressible. इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डाला जा रहा है, ना सॉलिड कंप्रेसिबल है ना लिक्विड कंप्रेसिबल है। अगर दोनों ही इनकम्प्रेसिबल हैं तो प्रेशर का इसमें कोई रोल नहीं है, मीन्स अगर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दे ना तो उसकी सॉलिबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा ना उनकी सॉलिबिलिटी में डिक्रीमेंट होगा, सॉलिबिलिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, नाउ अभी हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हुआ जिसमें हम सॉलिड इन लिक्विड डाल रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं गैस इन लिक्विड डाल रहे हैं, मीन्स लिक्विड हमारा क्या है सॉल्वेंट और गैस हमारी क्या है सॉल्यूट। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। अब आपको ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा याद रखना, गैस के मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्प्रेड होते हैं, वो दूर दूर भागते हैं। ठीक है, और लिक्विड आप देखो टेम्परेचर का कैसे रोल होता है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। ओके, जब हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे हमें हीट देते हैं, तो हीट देने से क्या होता है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स आ रहे हो या गैस के पार्टिकल्स आ रहे हो, दोनों इन दोनों के बीच में आ जाएंगे और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है गैस को डिसॉल्व करा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर जाएंगे। आप सॉल्युबल कैसे, आप उसको वाटर में कैसे सॉल्युबल कराओगे जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कभी भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगी। सो इसलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। हमेशा याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होंगे। हमें तो लिक्विड में डिसॉल्व कराना है। अगर तुम्हें एक कप में तुमने लिक्विड लिया है, उसमें तुमको गैस का मॉलिक्यूल डिसॉल्व कराना है और यहाँ पे तुम हीट दे रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो इस साइड आ ही नहीं पाएंगे ना, गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं आएंगे तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें से एकदम से एफरवेसेंस निकलती है, मीन्स उसमें जैसे हम बोलते हैं ना फिज होता है, उसमें क्या ऐड होती है हमें पता है, उसमें CO2 ऐड होती है, और जैसे हम खोलते हैं CO2 एकदम से बाहर निकल जाती है। मतलब CO2 क्या है हमें पता है, CO2 गैस है। दैट मीन्स गैस को हमने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में डिसॉल्व करा रखा है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। वो जो हमने बॉटल का कैप लगा रखा है वो एक तरह से उसमें प्रेशर मारा है कि वो एक जगह बंद रहा है, और जैसे हमने वो कैप खोल दिया प्रेशर रिलीज हो गया और वो CO2 बाहर निकल गई। ठीक है, विद द सो इससे हमें पता लगा अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
ये गैस के पार्टिकल्स है और इसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये अब सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। और लिक्विड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ आता है दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ बोलता है कि मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर अ सॉल्यूशन। ओके, हेनरीज लॉ इसी के बारे में दिया है, गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड में क्या है, गैस है, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में दे रखा है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस। ओके, जैसे मान लो अगर हमने गैस ली है H2 और O2 और इसको हमने लिक्विड में ऐड करा दिया है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो कितने भी कंपोनेंट का हो सकता है। ओके, तो हर एक का पार्शियल प्रेशर मीन्स H2 का भी प्रेशर और इस O2 का भी प्रेशर, ये जो प्रेशर गैस अप्लाई कर रही है या इन जो गैस में प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन से इसका मतलब है इसमें सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके होते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन होता है। सो P जो कि हमारा पार्शियल प्रेशर है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन है और KH हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है इसमें। ओके, सो ये आपको बिल्कुल याद रखना है ये फॉर्मूला। इसमें हम आगे इसमें एक चीज़ और है, कांस्टेंट प्रेशर हायर द KH वैल्यू लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हमारे पास हेनरीज लॉ क्या था, P इज इक्वल्स टू KHX। ओके, प्रेशर हमने कांस्टेंट ले लिया है, तुम्हारा KH क्या आ जाएगा 1/x। मीन्स जब भी हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट को इंक्रीज करेंगे हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए आप, ये हमें कैसे पता चला है कि हमारे पास टेम्परेचर है, हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज करा है तो हमें पता है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स हमारा जो एक्स फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ओके, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज हो रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज होगा और जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक्वेरियम है दो, वी हैव 2 एक्वेरियम्स। और जो ये फर्स्ट वाला एक्वेरियम है इसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा हुआ है और जो सेकंड वाला ये वाला एक्वेरियम है वो नॉर्मल है। वाटर है, दोनों में फिश प्रेजेंट है। ओके, हमें पता है कि एक्वेरियम है उसमें वाटर है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन एज अ गैस। When we increase the temperature, the solubility of oxygen in water decreases. Why? Because we increases the temperature, solubility decreases. Okay, so अब जो हमारी फिश होगी वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी एज कम्पेयर टू दैट हॉट वाटर, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो वाटर में वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, वाटर में ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगा, तो अब जो फिश है वो सर्वाइव इजीली या सर्वाइव कंफर्टेबली नहीं कर पाएगी। ओके, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा KH फैक्टर इंक्रीज होता है और हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका NCERT का, H2S is a toxic gas with rotten smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 that capital M shows molality। ओके, मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया था कि मोलैरिटी और मोलैरिटी हमारी कैपिटल M होती है एंड स्मॉल m हमारी मोलैलिटी होती है। कैलकुलेट दी हेनरी लॉ कांस्टेंट, इसमें हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और हमें मोलैलिटी गिवन है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस STP? STP इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, पहले हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू है 0.195 मोलैलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी हमें दे रखी है 0.195 मोलैलिटी, दैट इज 0.195 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही तो हमारी मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट जो 1 kg में होगा तो ये हो जाएगा 0.195 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे 0.195 है। ओके, सॉल्वेंट की निकालने हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट का हमारे पास
मास गिवन है, सॉल्वेंट हमें पता है कि वाटर है, ओके, वाटर इज आर सॉल्वेंट, दैट्स मीन्स 1000 अपॉन 1000 हमारा मास है, अपॉन मोलर मास जो हमारा 18 हो गया, तो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ गए 55.55। तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मीन्स सॉल्युबिलिटी एक्स। ओके, आपको क्लियर है ना, 0.195 मोलैरिटी मतलब होता है 0.195 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने मोलैलिटी की डेफिनेशन लिख दी है इसमें, ओके, मतलब ये जितना भी गिवन होगा ये मोल्स होते हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिल चुके हैं, यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55, ओके। ये जो H2S है ये हमारा क्या है, सॉल्यूट, तो हमें ऊपर हमने मोल्स भी सॉल्यूट के ही रखे हैं। अब हमारे पास जो STP है ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारा होता है 0.987 बार। तो हमारे यहाँ पे अब STP मिल गया, मीन्स हमें प्रेशर मिल गया है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, दैट इज 0.987 अपॉन 0.00।